अभी तक थ्योरी में कोई डाउट? तो वो आपकी क्लास में नहीं पूछते ना सर? क्या हुआ बेटा? आपके अलावा उसमें अलाउ नहीं है ना डीपीपी के अलावा डाउट पूछने के लिए? पागल हो गया क्या तू? बहरा गया क्या तू? मतलब मैं तेरे कहने का अकॉर्डिंग कि मैं क्लास में डाउट नहीं बताता हूँ ऐसा? आपने तो कहा यही था बोला लास्ट जा रहा टाइम है? डीपीपी के डाउट। हाँ, मैंने क्या बोला था कि सर आप किसी और बुक के क्वेश्चंस के डाउट में यहाँ नहीं बता सकते क्योंकि क्वेश्चंस मेरे सामने नहीं होते और बाकी बच्चों के सामने नहीं होते। और आपको बोला था मैंने वो क्वेश्चन के डाउट आप मुझे पर्सनल कर देना, आपने किए नहीं। आपको क्लास में ही पूछने होते हैं सारे डाउट। सर उस दिन कर लिए थे सारे। हो गए थे, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब ऐसे अगर आप सोचो ना बेटा, आप एक बुक उठा लाए एनसीईआरटी, कोई दूसरी बुक सॉल्व कर रहा है, कोई डीसी पांडे सॉल्व कर रहा है, कोई कोई बुक सारी स्टैंडर्ड है, कोई एससी वर्मा पूछेगा। अगर मैं सारे क्वेश्चंस के डाउट अगर लेने लगूं, बाकी बच्चे चुपचाप बैठे रहेंगे क्योंकि उनके पास तो क्वेश्चंस है नहीं। वो तो क्वेश्चन लेके बैठे नहीं हुए हैं या वो बुक को रेफर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ऊपर से आप ये और बोल रहे हो कि सर मैं बाकी डाउट्स नहीं लेता हूँ, यानी इसका मतलब मैं बाकी आप कोई डाउट पूछते हो तो मैं बाकी डाउट बताता नहीं हूँ। इसका मतलब तो यही हुआ ना बेटा। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे डाउट दूंगा क्लास में, कोई बात नहीं बेटा, आज तुम्हारी एनसीईआरटी है, कल को अगर कोई हर एक बच्चा, मेरे पास अगर 50 बच्चे बैठे हुए हैं और अगर वो 10 डिफरेंट बुक के भी क्वेश्चन पूछने लगे, तो मैं बता रहा हूँ पूरी क्लास में मैं केवल क्वेश्चन सॉल्व करा पाऊंगा। मैं कभी आपको आगे डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। कोई बोलेगा सर मुझे एससी वर्मा के सॉल्व करने हैं, कोई बोलेगा मुझे डीसी पांडे सॉल्व करना है, कोई हेरिटेज सॉल्व कर रहा होगा बेटा। सबकी अपनी अपनी चॉइस है। मैंने आपको डीपीपी की चॉइस दे रखी है कि बेटा जब मैं आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम बना के दे रहा हूँ, उसमें आपके एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या अदर बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें काउंट होते हैं। नहीं, लेकिन हमको मानना नहीं है सर आपकी बात, हम तो अपनी चलाएंगे और बाद में बोलेंगे कि सर डाउट नहीं बताते हैं। कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। आप अगर इस तरीके से बोलेंगे तो आप सोचेंगे कि ऐसा कुछ हो जाएगा तो टीचर ऐसे ही बताने वाला है, टीचर अपने मन से ही बताएगा। हर एक की लिमिटेशंस है और मैं उन लिमिटेशंस में ही रहूंगा। आई एम सॉरी अगर आपको ऐसा लगता है कि टीचर अगर डाउट नहीं बताता, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं आपके डाउट्स का और कुछ निवारण नहीं कर सकता। ठीक है, एनीबॉडी एल्स कोई और डाउट? थ्योरी में अभी तक जितनी भी हमने बातें की, किसी भी तरीके का कोई डाउट? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। सर डाउट है, जो आपने बोलो। लास्ट क्लास में बताया था कि जो 4 बैंड्स होते हैं उससे रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं हम। करेक्ट। तो जैसे आपने स्टार्टिंग के 3 बैंड से वैल्यू निकाल के हमें बता दी थी और लास्ट के बैंड से टॉलरेंस बताई थी। करेक्ट। तो सर जो वो वैल्यू आती है स्टार्टिंग के 3 बैंड से, बस उतनी ही होती है रेजिस्टेंस, टॉलरेंस काउंट नहीं करते उसमें? एक टॉलरेंस वैल्यू तो वही है ना। एक सेकंड, आप सोचो एरर पढ़ाया था आपने? यस सर। एरर पढ़ा। एरर में हम क्या बोलते थे, एक वैल्यू देते थे प्लस माइनस कुछ एरर देते थे। यस सर। इसका मतलब क्या होता था, उसकी वैल्यू कितनी होती थी? सर वैल्यू तो वही होती थी, उसमें कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, वो डिपेंडिंग ऑन दी सिचुएशन आपको कितना ऊपर लेना है कि नीचे वाली लिमिट लेनी है, ये आप डिसाइड करते हो। बट आपकी वैल्यू तो वही है ना। यस सर। साथ में हम देते हैं एरर की सर, अब आप अपने क्वेश्चन के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो आप यूज करोगे, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ये जो भी आपकी एरर, जैसे मैंने कहा एरर के टाइम पे आपने क्या बोला कि अगर आपको मैक्सिमम साइज देखना है तो आप मैक्सिमम लिमिट लेके चलोगे, आपको मिनिमम साइज आपकी रिक्वायरमेंट आती तो मिनिमम की एरर लेके चलते हो। ठीक है, तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम कैसी है, आप किस पर्पज से यूज कर रहे हो। बट वैल्यू तो रेजिस्टेंस की आप वही बोलोगे ना। वो टॉलरेंस तो उसका एक्स्ट्रा पार्ट हो गया, प्लस माइनस वो आप अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से उस टॉलरेंस का कितना आपके रिक्वायरमेंट रहती है उस हिसाब से आपको कंसीडर करना पड़ेगा टॉलरेंस। बट रेजिस्टेंस की वैल्यू वही रहेगी। आपको आपसे कोई पूछे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, तो आप उतनी ही बोलोगे जो आपने वैल्यू निकाली है। ठीक है। यस सर। गलती मैंने कहा मेरी लेंथ अगर 2 मीटर है तो मैं क्या बोलता हूँ 2 मीटर है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो मैं लेंथ कितनी 2 मीटर ही तो बोलूंगा ना। ठीक है, तो वो आपने साथ में लिख दिया, उसका मतलब वही वो है ही उसमें। चलिए और कोई? सर ये जो रेसिस्टिविटी की जो यूनिट है उससे हम
ऐसे नहीं लिख सकते ओम इनवर्स मीटर इनवर्स? क्या ओम? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। रेजिस्टिविटी की बात कर रहा हूँ ना। यस सर, वो सॉरी सर, कंडक्टिविटी की पूछ रहा हूँ। कंडक्टिविटी में आपने ये एम एच ओ क्यों लिखवाया है सर? हम ओम इनवर्स भी तो क्योंकि लिख सकते हैं। लिखने को तो बहुत कुछ लिख सकते हो, मैंने फोर्स की यूनिट को न्यूटन क्यों लिखवाया? आप किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो क्यों? अरे कुछ जवाब दोगे? फोर्स की यूनिट क्या लिखते यस, हो? वो तो सर स्टैंड, तो ये इसकी स्टैंडर्ड हो गई इसका मतलब। वो तो कॉमन सेंस है यार। अगर मैंने उसका नाम दिया है तो आप ओम को ओम क्यों, रेजिस्टेंस को ओम क्यों लिख रहे हो? आप चाहते तो आप वहां रेजिस्टिविटी के टर्म्स में लिख देते, या आप कहते सर पोटेंशियल और करंट के फॉर्म में लिख सकते थे। आर इक्वल टू क्या हो गया? वी बाय आई। तो आप बोलते सर पोटेंशियल पर एम्पियर हो जाता, वोल्ट पर एम्पियर, ये भी एक यूनिट हो सकती थी रेजिस्टेंस की। सर लेकिन ओम तो एक साइंटिस्ट के नाम पर थी, लेकिन एम एच ओ कोई साइंटिस्ट नहीं थे, इसलिए पूछ रहा था। अच्छा, ऐसा आप बोल रहे हो, बहुत अच्छी बात है। जरूरी है कि यूनिट मेरी साइंटिस्ट के नाम को होनी चाहिए? सर जनरली तो ऐसे ही होते हैं, ऐसे फोर्स के लिए न्यूटन एक साइंटिस्ट थे। अच्छा, और बोलते जाओ बोलते चार्ज जाओ। के लिए, चार्ज के लिए कूलम थे, करंट के लिए एम्पियर थे। हाँ 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 हाँ, और बोलो और बोलो। रेडियन कौन था? हॉर्स पावर कौन था? बार कौन था? कोई साइंटिस्ट है ये सब? वाट नाम के एक साइंटिस्ट ही। कौन कौन? हॉर्स पावर साइंटिस्ट है क्या बोल रहे हो? सर उसकी और मैं, आपकी आवाज कट रही है, मेरे पास आपकी आवाज नहीं आ रही है गोविंद। आई कांट लिसन टू यू, आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। तो भाई साहब आप पता नहीं अपने दिमाग में कोई, हाँ आई क्या बोलना चाह रहे हो बोलो। और लिखनी तो गलत होगा। नहीं आ रही नहीं आ रही बेटा, आपकी आवाज कट रही है। मैं आपको कई सारे एग्जांपल दे रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको हम ईवी लिख देते हैं, हॉर्स पावर, ठीक है, डायन, ये सब यूनिट्स कैसी हैं? क्या ये साइंटिस्ट के नाम लग रहे हैं आपको? बार, एटीएम। सर हाँ बेटा। सर सीमेंस भी कंडक्टेंस का यूनिट होता है ना? हाँ ओके। करेक्ट। तो बेटा यूनिट्स है यार। आप क्यों चाहते हो कि हर जगह सेम चीज चले, मेरा सेम कंसेप्ट चले? जनरली अगर ऐसा होता है तो क्या हमेशा ऐसा होना चाहिए? ऐसा तो नहीं है ना यार। आप चाहते नहीं, जनरल का मतलब मैंने रूल बना लिया। अरे किसने बना दिया रूल कि साइंटिस्ट के नाम पे होना चाहिए? हर चीज आपके अकॉर्डिंग नहीं होगी ना बेटा। बोलोगे गोविंद कुछ बोलना चाह रहे हो? यस सर, समझ, ठीक है। तो जो जनरली ऐसा होता है तुम खुद उसको जनरली बोलते हो। जनरली का मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता है बेटा। जनरल वर्ड का मतलब क्या होता है कि सर ज्यादातर ऐसा होता है, हमेशा तो नहीं होता ना। रेडियन नाम देखा आपने, कितनी यूनिट बता दूं यार, अभी तो आपने नाम है सुनी भी नहीं है। पॉइज, स्पेटकुलम, नाम है यार। नाम का क्या है यार, मैं नाम रख दिया, तेरा नाम गोविंद रख दिया, नहीं सर गोविंद भी क्यों रखा है ना, राधा क्यों नहीं रख दिया? क्योंकि जनरली ये लड़की का नाम है। अरे जनरली से क्या होता है बेटा?
क्यों राधा किसका नाम होता है बेटा, लड़कों का या लड़कियों का? गोविंद कहाँ चला गया? यस सर। किसका नाम होता है राधा? फीमेल्स का। हमेशा? सोच पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? सोर्स पे? किसके सोर्स पे भाई? भाई साहब ऐसे बहुत से नाम है, तुम काफी लोग को जानते हो, है ना? राधा कृष्णन हो गए, ठीक है, और गुड बहुत सारे इवनिंग ऐसे सर। नाम आपको मिल सर जाएंगे जो बबली जिनके नाम में आपका ये फीमेल नेम है, तो उसका मतलब ये तो नहीं सर है जनरल है। हाँ मन बोल। सर बबली जनरली फीमेल नेम होता है, लेकिन लड़कों का भी रखते हैं कुछ। चलो आगे बोलो, क्या डाउट? और किसी कोई डाउट? एनी अदर डाउट्स? कहाँ तक बात हो गई थी, अगर बताएंगे जरा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी एक्सक्यूज। सर इलेक्ट्रिक फील्ड दे के पोटेंशियल पूछ सकता है? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देकर पोटेंशियल पूछ सकता है? नहीं, वैल्यू से नहीं पता चलेगा, फंक्शन दिया होगा तो पता चलेगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में है और उससे पोटेंशियल हाँ पूछते हाँ, हैं, तो भाई साहब बिल्कुल बिल्कुल पता चल सकता है। हो सकता है? वेक्टर फॉर्म में फंक्शन, वो एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है या फिर कुछ फंक्शन दे रखा है? जैसे अभी मेरे पास क्वेश्चन नहीं। अगर कोई वैल्यू दे रखी है 2i के प्लस 3j के प्लस 4 के, आप नहीं बता पाओगे। अगर वो फंक्शन दे रखा है वेरिएबल के फॉर्म में, तो डेफिनेटली मैंने सॉल्व किया बेटा एग्जांपल क्वेश्चन। पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन आपको पता होना चाहिए, जाके दोबारा से पढ़ लो। पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन किया हुआ है हमने, अगर वो फंक्शन दे रखा है तो हम निकाल सकते हैं बिल्कुल बिना बिना किसी रिजल्ट के। चलो और कोई? सर हाँ ये बोलो। फ्रस्टम क्या वाले बोल रहे हो बेटा? क्वेश्चन में मैं समझ नहीं पा रहा। जो आपने लास्ट टाइम फ्रस्टम वाला क्वेश्चन कराया था उसमें मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे ज्यादा क्यों है इलेक्ट्रिक फील्ड बी के कंपेयर। तेरे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? सर मेरे को इसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप ही समझो। अरे मैंने कहा तेरे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, अगर तेरे हिसाब से कम ज्यादा नहीं होती, तेरे अकॉर्डिंग कुछ सोचा होगा ना, तेरे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? ए और बी दो पॉइंट दे रखे हैं। यस सर। ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, बी पे, तेरे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? कुछ तो सोच रहा होगा ना। मैं सोच ही नहीं पा रहा हूँ किस फॉर्मूले से सोचूं इसके बारे में। अच्छा भैया, चलो ऐसा बोल देता हूँ। ए पे करंट डेंसिटी कैसी आ रही थी? ए पे करंट डेंसिटी ज्यादा आ रही थी। करंट डेंसिटी ज्यादा आ रही थी। जे और इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको रिलेशन पता है? यस सर, क्या कहते हैं, J इक्वल टू सिग्मा टाइम्स ऑफ ई। अच्छा भैया, और सिग्मा यहाँ पे क्या है? सिग्मा यहाँ पे कंडक्टिविटी। अच्छा, सिग्मा किस चीज पे डिपेंड करेगा? सिग्मा यहाँ पे रेसिस्टिविटी पर। अबे ओए, मटेरियल पे। हाँ हाँ हाँ, रेसिस्टिविटी मटेरियल। ओके ओके। पूरे ए रेसिस्टिविटी से तो लेके मटेरियल बी पर डिपेंड तक, करेगी। तो कंडक्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करेगा ना। ओके सर। ए से बी तक जो मटेरियल है वो चेंज हुआ है क्या? नो सर। तो मैं मटेरियल में कंडक्टिविटी कांस्टेंट मान लूं, यस सर। तो J इज प्रोपोर्शनल टू E मान लूं, यस सर। तो क्या जहां J ज्यादा वहां E ज्यादा मान लूं? यस सर, समझ गया।
चलो और कोई? चलो लास्ट थिंग क्या कराई थी बताओ भाई? सर रेजिस्टर्स के बारे में पढ़ा था। कलर कोडिंग। कलर कोडिंग, चलो ठीक है। आज हम बात करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में, थोड़ी और डिटेल में बात करेंगे। टेम्परेचर डिपेंडेंस के बारे में बात करेंगे। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। मैंने कहा था अगर आपको याद हो रेजिस्टिविटी का कोई फॉर्मूला मुझे जरा बताया क्या था? तो कैसा था क्या? क्रॉस चेक करके बताना जरा। यही था क्या रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला? यस सर। यस सर। चलो आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ से मुझे एक ही समझ में आ गया कि जो रेजिस्टिविटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ है। बिकॉज बाकी चीजें तो देखो यार बहुत मास है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, नंबर डेंसिटी, ये सब चीजें फिक्स करने वाली है। केवल और केवल आपका टाउ जो है ना वो वेरिएबल हो सकता है। टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम है। जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो आप बोलते हो कि कोलिजन बढ़ते हैं। कोलिजन बढ़ेंगे तो आप बोलते हो कि रिलैक्सेशन टाइम कम होगा। अगर रिलैक्सेशन टाइम कम होगा मतलब टाउ डिक्रीज करेगा। तो अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो टाउ डिक्रीज करेगा, तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी क्या करेगा? इंक्रीज। दैट मींस the resistivity is directly proportional to the temperature. More the temperature, more is the resistivity. ठीक है? आप बोलोगे रेजिस्टिविटी उतनी ही ज्यादा होती है। ये हम बातें कर रहे हैं नॉर्मल कंडक्टर। नॉर्मल हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो मैंने कहा रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर की अगर हम रिलेशन निकालते हैं तो रेजिस्टिविटी क्या होता है? रेजिस्टिविटी फाइनल इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। ऐसे निकाल लेते हैं। ठीक है, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला दे दे रहा हूँ। ये इनिशियल रेजिस्टिविटी थी, ये फाइनल रेजिस्टिविटी थी। और आप बोलोगे दैट इज, जैसे आपको याद हो कि टेम्परेचर डिपेंडेंस था एक्सपेंशन के केस में, राइट? तो वो कुछ ऐसा ही आता था। आप बोलते हो कि सर ये इस तरीके से रेजिस्टिविटी, आप बोलते हो कि अगर अल्फा यहाँ पे क्या है? अल्फा है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ये अगेन किसकी प्रॉपर्टी हो जाती है? ये मटेरियल की प्रॉपर्टी हो जाती है। ठीक है, अब जरा देखो टी नॉट क्या है? ये देखो टी क्या है? किसी भी टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर का टी नॉट क्या है? एक रेफरेंस टेम्परेचर होता है। जनरली आप बोलते हैं हम उसको 0 डिग्री सेल्सियस लेके चलते हैं, बट जनरली ये हमेशा नहीं होगा। ठीक है, तो टी नॉट क्या होता है? एक रेफरेंस टेम्परेचर होता है। इनिशियल रेजिस्टिविटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रो नॉट बोल देते हैं, मतलब दिस इज द रेजिस्टिविटी एट द टेम्परेचर टी नॉट। टी नॉट रेजिस्टिविटी रो नॉट है। मैंने कहा टी पर रेजिस्टिविटी कितनी है वो आपको निकालनी है। ठीक है, आप चाहो तो फाइनल की जगह पे आप कैपिटल टी लिख दो। तो आप बोलोगे दैट कैन बी फाउंड एज लाइक दिस, रो at temperature T is equal to rho naught into 1 plus alpha T minus T naught. The alpha is the temperature coefficient of resistivity and T naught is the reference temperature. Generally हम उसको 0 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। अब इसमें एक चीज समझ में आ रहा है कि अगर अल्फा पॉजिटिव है, जरा देखो, अगर अल्फा पॉजिटिव है और टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो ये क्वांटिटी बढ़ जाएगी, पॉजिटिव होगी, T माइनस T नॉट होगा। वीडियो किसी को क्लियर नहीं आ रही है? नीरज, बाकी लोगों को क्लियर आ रही है क्या? आई होप सबको क्लियर आ रही है। सर एक डाउट है Yes, सर, sir. रेफरेंस मतलब क्या हुआ? रेफरेंस टेम्परेचर क्या हो गया बेटा? सर, रेफरेंस टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ? अरे किसी एक टेम्परेचर पे जिसपे आपको रेजिस्टिविटी पता हो, सर किसी वो भी रेफरेंस टेम्परेचर। हाँ, वो किसी ना किसी कंडक्टर एक रेफरेंस टेम्परेचर आपको दिया होगा। नहीं होता तो हम 0 डिग्री सेल्सियस को जनरली लेके चलते हैं। ओके सर। ठीक है, तो एक टेम्परेचर है, मैंने कहा इस टेम्परेचर मुझे रेजिस्टिविटी पता है, मैंने उसको रेफरेंस बना दिया कि इस पे मुझे बता दी, तो मैंने उसको रेफरेंस बता दिया।
तो आपने बोला कि अगर मैं उस रेफरेंस टेम्परेचर से टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी T माइनस T नॉट। और अल्फा क्या है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट है। अगर अल्फा भी पॉजिटिव होगा, अगर अल्फा पॉजिटिव होगा तो मतलब टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी। देखो 1 प्लस समथिंग हो जाएगा ना, तो आप बोलोगे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी अगर अल्फा पॉजिटिव होगा। अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो ये क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी, तो आप बोलोगे रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी। तो आप बोलते हो कंडक्टर्स के लिए अल्फा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है जनरली। अब आप यहाँ पे देखो जो रो है वो डायरेक्टली देखो टेम्परेचर ये वेरिएबल है, कैपिटल टी वेरिएबल है, तो ये कैसा है? एक स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ बनेगा। अगर मैं ग्राफ बनाने जाऊं रो एट एनी टाइम टी और टेम्परेचर के बीच में, तो ये ग्राफ तो कैसा बनता है? ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनेगा फॉर श्योर। स्ट्रेट लाइन भी आप बोलोगे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो रही होगी। अगर आप टेम्परेचर की वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस ले लोगे, ठीक है, आप बोलते हो अगर टेम्परेचर की वैल्यू डिग्री सेल्सियस में ले रहे हो तो जब टेम्परेचर 0 होगा तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू कुछ होगी, है ना। तो अगर आप बोलोगे जनरल एक ग्राफ बनाओगे तो कुछ ये ऐसा ग्राफ बनेगा। अरे यार तुम लोग चैट बॉक्स पे यार बहुत लिखते हो यार। सर एक डाउट है सर, अगर टेम्परेचर एक तो लोगों को देखो एक सेकंड पूछ कर बेटा, कुछ लोगों को स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही है तो आपको मैं यही बोलूंगा कि पेशेंस रखें। अगर बाकी लोगों को क्लियर आ रही है तो, अगर मैक्सिमम लोगों को दिक्कत आ रही है तो फिर हो सकता है मेरी तरफ से हो। नहीं सर ठीक आ रही है आप। ठीक है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा पेशेंस रखो, क्लियर है सर, क्लियर हो जाती है। हाँ ठीक है, चलो पुष्कर बताओ। सर अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे हम तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम भी तो बढ़ जाएगा। आवाज नहीं आ रही पुष्कर, फिर से बोल। सर मैं कह रहा हूँ अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं हम तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी तो बढ़ जाएगा। तू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है क्या? आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस। यस सर, एन वही मैं बोला चाह रहा हूँ, टेम्परेचर अगर आप नॉर्मली बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसे नहीं होते तुरंत की तुरंत फ्री हो जाते हैं, राइट। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाने के लिए आपको टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ता है। समझ में आ रहा है? आयनाइजेशन एनर्जी कुछ पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, वो एक छोटी मोटी एनर्जी नहीं कि आपने 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया तो आप में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। क्लियर? आप बोलोगे कि सर वो बहुत बड़ा टेम्परेचर की बात करते हैं, हम नॉर्मल टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, 5 डिग्री 10 डिग्री 20 डिग्री 50 डिग्री सेल्सियस, तो उसमें इतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं हो जाते। ठीक है, तो आप उसको नंबर डेंसिटी को कांस्टेंट मान के चलो। हम जब हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ उसमें बात करेंगे तब आप बोलोगे कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा आ सकते हैं। आप क्या कहते हो, मेटल को अगर मैं थोड़ा सा गर्म कर दूं, हल्का सा टेम्परेचर बढ़ा दूं, क्या एकदम से इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे? नहीं भाई साहब, इतनी जल्दी फ्री नहीं हो पाते। ठीक है, उनको बहुत ज्यादा गर्म करना होता है तब इलेक्ट्रॉन्स फ्री होना स्टार्ट होते हैं। सर तो ज्यादा गर्म करने के बाद क्या होगा, रेजिस्टिविटी बढ़ेगा घटेगा? अरे फिर वो और कॉम्प्लेक्स इक्वेशन हो जाएगी। मुझे ज्यादा गर्म करना ही नहीं है भाई साहब, मुझे रेजिस्टेंस की तरह यूज करना, मुझे हीटर थोड़ा बना देना उनको, मुझे वायर को वायर की तरह यूज करना है ना, मैं मेरे को उसमें से आग थोड़ा लगानी है उसमें, हीटर में, है ना। हर एक को अपनी लिमिटेशन में ही हम पढ़ते हैं। मैं अपने कॉपर वायर को इतना गर्म थोड़ा करूंगा कि वो आग फेंकने लगे, मैं जल जाएगा भाई, उसके ऊपर की नायलॉन जल जाएगी तुरंत। मैं तो एक नॉर्मल सर्किट में बात करूं तो टेम्परेचर कितना होता है, सब कभी कभी हल्का गर्म हो जाता है, मैं तो उसी लेवल की बात करूंगा, 2-4 डिग्री 5 डिग्री 10 डिग्री की बात करूंगा, फिर तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, तब हम ये बात ये फंडे नहीं लगेंगे। खैर क्या मैंने कहा सर ये एक जनरल बात होती है, देखो, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब अल्फा यहाँ पे पॉजिटिव होगा। ये उन कंडक्टर्स के लिए बात कर रहा हूँ जिनके लिए अल्फा पॉजिटिव है। मैंने कहा ऐसे भी कई मटेरियल होते हैं जिनके लिए अल्फा नेगेटिव होता है। मैंने कहा फॉर एग्जांपल सेमीकंडक्टर जब आप पढ़ोगे तो देखोगे कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है रेजिस्टिविटी कम होती है, क्योंकि वहां पे देखो नंबर डेंसिटी की बात आएगी, तब आप बोलोगे टेम्परेचर बढ़ते ही यहाँ तुरंत बढ़ाते हो, वैसी नंबर डेंसिटी एकदम से बढ़ने लगती है ना। तो रेजिस्टिविटी वहां पे कम होने लगती है विद टेम्परेचर। सेमीकंडक्टर वो एक डिफरेंट टाइप के मटेरियल ही हैं, उनकी प्रॉपर्टी है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाने लगते हो उनकी नंबर डेंसिटी बढ़ने लगती है, राइट। तो आप बोलोगे सर वो 5 डिग्री में भी उनमें नंबर ऑफ डेंसिटी में सिग्निफिकेंट चेंज आता है, तब आप बोलते हो कि रेजिस्टिविटी डिक्रीज करती है उनकी, तो उनके लिए अल्फा नेगेटिव भी हो सकता है।
तो अगर सेमीकंडक्टर्स के लिए अगर हम बात करें तो सेमीकंडक्टर्स के लिए अगर हम जनरली बात करें तो रेजिस्टिविटी का वो ग्राफ ऐसा भी बनता है, ठीक है। टेम्परेचर के साथ कुछ ऐसा ग्राफ भी बनता है, मतलब जैसे टेम्परेचर बढ़ता है रेजिस्टिविटी डिक्रीज भी करती है। तो भाई साहब ये ऐसा तो नहीं कि ये रूल हर जगह लगेगा, हम तो एक सर्टेन कंडीशन में अपनी लिमिटेशन में बात कर रहे हैं, जब अल्फा ग्रेटर देन 0 होगा तब की हम बातें कर रहे हैं। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। कोई दिक्कत? सर रेफरेंस टेम्परेचर कितना है? नहीं बताऊंगा। सामने लिखा हुआ है बेटा। सर वो सेल्सियस है या फिर ग्रेड साइन है? क्या लिखा है? 0 डिग्री सेल्सियस। पहली बार तो मैंने कहा ये रेफरेंस टेम्परेचर कोई फिक्स नहीं होता, जनरली 0 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। क्लियर है? ओके सर। फिक्स नहीं होता ये, बट हाँ हमारे प्रॉब्लम से मैक्सिमम टाइम आपको 0 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। चलिए और कोई डाउट? चलो इसको करो, फिर अपन आगे बढ़े। नाउ मैंने कहा अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। अगर आपको पता है कि सर रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस क्या होता है? रो एल बाय ए। अब देखो अगर टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं, दो चीजें होती हैं। अगर टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो देखो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी, लेंथ इंक्रीज होगी, एरिया भी इंक्रीज होगा। ये हम पढ़ चुके हैं एक्सपेंशन के केसेस में। बट आप देखो लेंथ का इंक्रीमेंट और एरिया का इंक्रीमेंट एक दूसरे को बेसिकली कैंसल आउट कर रहा होगा। ठीक है, I have got one intruder, so there is a monkey in front of me. हाँ क्या बोल रहा था मैंने इसलिए अपने सेफ्टी के लिए सर लेंथ और एरिया एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। लेंथ और एरिया नहीं, लेंथ और एरिया के इंक्रीमेंट। हाँ वो ठीक है। एक्चुअली देखो दो एक्सपेंशन होती है, एक्सपेंशन तो की बच वजह से जाएगा। होगा क्या होगा बेटा? मीटर स्क्वायर होगा, ऊपर मीटर होगा, एक ही तो कट पाएगा, वो पर मीटर रह जाएगा। तो यार मेरी बात तो खत्म हो जाती है, मेरे को ही मालूम है। मैंने कहा सर होता क्या है कि सर इनके लिए जो थर्मल कोफिशिएंट, अगर आपको याद हो थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन एंड उसकी बात करते थे, ठीक है। हाँ क्या बोला था मैं? हाँ मैंने कहा देखो क्या बोला था सर वही आप लेंथ एरिया का लेंथ और एरिया कैंसिल हो जाएंगे। थर्मल कोफिशिएंट की बात करते थे। आपको याद है थर्मल कोफिशिएंट की कुछ वैल्यू आती थी, एक अल्फा आता था, वहां पे भी थर्मल कोफिशिएंट है ना ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड वो जो अल्फा होता था और यहाँ पे जो अल्फा है दैट इज थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, उनमें जमीन आसमान का फर्क है। वो अल्फा बहुत छोटा वैल्यू होता था, आप अगर देखोगे उनमें और इसमें बहुत 10 की पावर 2 और 3 टाइम्स का डिफरेंस है, ठीक है, और मे बी मोर देन ज्यादा भी हो सकता है। तो आप बोल सकते हो कि जब ये चीज एक्सपैंड हो रही है, ये चीज इंक्रीज हो रही है और इसमें जो इंक्रीमेंट आ रहा है वो बहुत ही कम ज्यादा का डिफरेंस है। एक तो देखो थोड़ा सा इंक्रीमेंट इस इंक्रीमेंट से कैंसिल हो गया होगा, पहली चीज। दूसरी बात यहाँ पे जो थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता था और यहाँ पे जो अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। रेजिस्टिविटी का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो कहीं
कई गुना ज्यादा होता है, 10s और 100s टाइम्स और मोर देन दैट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दैट थर्मल कोएफिशिएंट। तो जब ये चीज इंक्रीज हो रही होती है तो इनका इंक्रीमेंट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है उसके सामने। कैसा होता है? ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। इसीलिए हम इस एक्सपेंशन को इग्नोर कर सकते हैं। दो रीजन से देखो, एक लेंथ इंक्रीज हो रही है तो नीचे एरिया भी इंक्रीज हो रहा है, तो एक दूसरे को इंक्रीमेंट को कुछ हद तक तो आपस में कैंसिल कर रहे होंगे। दूसरा, आप बोलते हो कि सर इसका जो थर्मल कोएफिशिएंट होता था एक्सपेंशन का वो बहुत कम होता है एज कंपेयर टू द रेजिस्टिविटी के अल्फा का। ठीक है, तो हम तो डायरेक्टली मान लेते हैं कि सर यहाँ पे जो थर्मल कोएफिशिएंट जो एक्सपेंशन होगा रेजिस्टेंस का इंक्रीमेंट होगा और सीधा सीधा रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, हमें एल और ए पे डिपेंडेंसी हमारी नहीं आएगी क्योंकि हमारा जो टेम्परेचर में चेंज हो रहा है उस टेम्परेचर रेंज में एक्सपेंशन का नाम मात्र का कोई चेंज होगा या ना के बराबर होगा। तो आप क्या बोल सकते हो, फॉर द सेम फॉर्मूला आप क्या लगा सकते हो कि RT इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, R0 into 1 प्लस अल्फा T माइनस T। ठीक है, अल्फा वही आपका पहले से पता है कि अल्फा सेम है पहले जैसे ही है, और T और T नॉट आपको पता है कि ये क्या है, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T एंड रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T नॉट, और T नॉट यहाँ पे क्या है, रेफरेंस टेम्परेचर है, क्योंकि जैसे जैसे रेजिस्टिविटी बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, L और A को हम कांस्टेंट मान सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें मालूम है L और A के एक्सपेंशन इज इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, जो चेंज यहाँ रेजिस्टिविटी में आ रहा है उसके आगे L और A के एक्सपेंशन ना के बराबर है, तो आप उनको कांस्टेंट मान सकते हो, क्योंकि हम जिस टेम्परेचर रेंज की बात कर रहे हैं उसमें L और A में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो अब ये फॉर्मूले में ठीक है, अब इस फॉर्मूले में क्या होगा कि आपको एक टेम्परेचर पे अल्फा दे रखा होगा, टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस दे रखा होगा, दूसरे टेम्परेचर पे आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये चीजें आप कर सकते हो, मैं इस पे क्वेश्चन ज्यादा नहीं ले रहा हूँ, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। अब रेजिस्टिविटी अगर डिक्रीज हो रही होगी तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा, जैसे कि बात हम किसी तरह सेमीकंडक्टर्स की बात करते थे, तो उस चीज को भी थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। तो ये बेसिक हमारी टेम्परेचर डिपेंडेंस की बात होगी। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ें। Now we will talk about the series and parallel combination of resistance. Of resistors, resistance जो भी आप मैंने कहा देखो, अगर आप इस तरीके से एक रेजिस्टेंस लिया, ये रेजिस्टेंस के साइन होता है, ठीक है, इसका मतलब ऐसे नहीं होगा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है या वायर है जिसमें रेजिस्टेंस है, कोई डिवाइस है जिसमें रेजिस्टेंस है। ठीक है, मैंने कहा मान लो एक रेजिस्टेंस था, दूसरा रेजिस्टेंस था, और आपने ऐसे तीनों को ऐसे आपस में कनेक्ट कर दिया, इसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। और मैंने इन एंड को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है। अब जरा देखो क्या होगा, आपने बोला इसको मैं एक इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस करना चाहता हूं जिसमें मैं केवल एक ही रेजिस्टेंस लगाऊं और दोनों के सर्किट में करंट में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मान लो अगर करंट यहां से आए जा रहा होगा तो इस सर्किट में भी करंट की वैल्यू आई ही होगी। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ठीक है, तो आपने बोला कि सर हाँ बेटा, सर रेजिस्टेंस और रजिस्टर एक ही बात है? हाँ जी बेटा, एक ही बात है। और बोलो, जब रजिस्टर तुम्हारे हाथ में आ जाता है हम उसको रजिस्टर बोलने लगते हैं, डिवाइस हो गई, रजिस्टर है ये। रेजिस्टेंस मतलब उसका रेजिस्टेंस की बात कर लो, चाहे वो रजिस्टर का भी रेजिस्टेंस हो सकता है या किसी डिवाइस का भी रेजिस्टेंस हो सकता है, तो एक ही बात है, उस डिवाइस को हम रजिस्टर बोलने लगते हैं। टेक्निकल लेवल पे थोड़ा सा डिफरेंस है कि रजिस्टर का मतलब होता है केवल रेजिस्टेंस का ही काम कर रहा है, और जब हम रेजिस्टेंस बात कर रहे होते हैं वो किसी भी डिवाइस का रेजिस्टेंस हो सकता है, एक फैन का भी रेजिस्टेंस हो सकता है, एक ट्यूबलाइट का भी रेजिस्टेंस हो सकता है, किसी भी डिवाइस का रेजिस्टेंस हो सकता है।
बट अपने लेवल पे आप रजिस्टर और रेजिस्टेंस एक ही तरह, क्योंकि आपको तो ऐसे दिखाना है, आपको क्या पता यहाँ फैन लगा है कि रजिस्टर लगा है, आप तो उसको रजिस्टर की तरह ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, यस सर। अरे भैया चैट बॉक्स में क्या चल रहा है आप लोग, क्या हो गया बेटा? सीमा, आनिया, क्या चल रहा है भाई, क्या रह गया? आनिया बेटा क्या रह गया तेरे को, क्यों इतने डाउट पूछ रही है बच्चों से? नहीं सर कुछ नहीं। अरे माइंड डाइवर्ट हो जाता है यार। स्क्रीनशॉट नहीं लिया था, नोट डाउन नहीं किया था, आप पूछ रहे हो हर चीज की आरटी क्या था, आर नॉट क्या था, कैसे काम कर रहे हो? क्लियर है ये बात? अब देखो, अगर मैं इस सर्किट को हटा के एक आर इक्विवेलेंट से रिप्रेजेंट करना चाहूँ, मतलब इन तीनों को हटा के केवल एक रजिस्टर लगाना चाहूँ, सच दैट सर्किट में करंट में कोई भी चेंज नहीं आए, तो वो आर इक्विवेलेंट कितना होगा? तो देखो इसका क्या तरीका है, मैंने कहा सर देखो ये पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या हुआ सर, ये वाला माइनस, ऐसे देखो बैटरी का प्लस, बड़े वाले को हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, छोटे वाले को नेगेटिव से। इसका मतलब है मैं यहाँ की बात करूँ इन दो पॉइंट्स के बीच में, तो यहाँ पे अगर मैं इसको बोलूं 0 वोल्ट है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, V वोल्ट। इसका मतलब क्या, यहाँ से यहाँ डिफरेंस कितना है, V वोल्ट का है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इन दो पॉइंट के बीच में, तो अगर आपने बोला ये 0 वोल्ट पर है तो ये V वोल्ट पर है। वायर में कोई भी पोटेंशियल में चेंज नहीं आता, क्योंकि वायर का रेजिस्टेंस हम 0 मान के चलते हैं। कैसा मान के चलते हैं, 0 मान के। मतलब अगर यहाँ पे V वोल्ट है तो ये पूरे वायर में यहाँ पे भी कितना होगा, V वोल्ट होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी पूरे वायर में कोई चेंज नहीं आएगा, तो आप बोलते हो यहाँ पे भी कितना वोल्ट होगा, 0 वोल्ट होगा। ठीक है, आपने बोला कि सर जितना करंट, देखो आई करंट अगर यहाँ से जा रहा है तो यहाँ से भी आई ही जाना होगा, यहाँ से भी आई ही जाना होगा। वो तो करंट एक तरफ से एंटर कर रहा है तो दूसरी तरफ से निकलेगा, बीच में तो करंट की वैल्यू चेंज होगी नहीं, है ना? तो आप क्या बोलोगे, जितना करंट यहाँ से एंटर कर रहा होगा उतना यहाँ से निकलेगा। तो सीरीज में देखो हर रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना करंट पास हो रहा है, आई। इसको हम बोलते हैं सीरीज में सारे रेजिस्टर्स में आई कैसा होता है, सेम होता है। आई कैसा होता है, सेम होता है। अब देखो मैंने बोला कि सर इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, मैंने मान लिया V1। इस रजिस्टर के दो एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V1 है। मैंने कहा सिमिलरली इसके बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको मान लिया V2 है, और इसके बीच में कितना डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो कितना है, V3 है। समझ में आ रहा है? इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इसके क्रॉस V2 है, और इसके क्रॉस V3 है। कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा दो एंड के बीच में, और आपको पता है ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इसके बराबर होगा, V के बराबर। ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा, टोटल V के बराबर। तो ये भी चीज आपको पता चाहिए कि जो V की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, V1 प्लस V2 प्लस V3। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, सीधी सी बात है ना सर, इनके बीच में गैप है 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो आप बोलोगे टोटल गैप कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। ऐसे तो चलेंगे, सेम है पोटेंशियल डिफरेंस में भी ऐसे ही चलता है। अच्छा भाई, मैंने कहा सर V1 की वैल्यू किसके बराबर आएगी, अगर आपको पता हो, रेजिस्टेंस आपको पता है और I आपको पता है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि I into R1, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टर V इक्वल टू IR, याद आया? ओम्स लॉ से आप बोलोगे IR1, सिमिलरली V2 की वैल्यू कितनी होगी, IR2, सिमिलरली V3 की वैल्यू कितनी होगी, IR3। अगर मैं यहाँ पे बात करूं सर, अगर यही करंट इसमें है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस है पूरा का पूरा कहाँ होगा, सर इसके अक्रॉस ही होगा। तो अगर मैं इसको इससे रिप्लेस करूंगा तो मुझे मालूम है ये पूरा अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, V। तो आप बोलोगे सर वो किसके बराबर होना चाहिए, V के बराबर, और ये किसके बराबर हो जाएगा, I R इक्विवेलेंट के बराबर। ठीक है, इन तीनों को हटा के अगर मैं ये डिवाइस लगाऊंगा तो इन तीनों का जो सम होगा पोटेंशियल वो किसके बराबर होगा, V के बराबर होगा। वही पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे आ जाएगा V के बराबर, और V के बराबर अगर होगा तो इस सर्किट को देख के पता चल जाएगा वो किसके बराबर होगा, I R इक्विवेलेंट। अगर आपको दिख रहा होगा कि I की वैल्यू क्या हो रही है, तो R इक्विवेलेंट देखो कितना आ रहा है, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और भी अगर सीरीज में सर्किट लगे हैं तो आप बोलोगे कि सर और भी आप सिंपली ऐड कर सकते हो। तो जब भी आप रेजिस्टेंसेस को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है, तो आप कहते हैं सबके सम के बराबर आता है। अच्छा, मैंने कहा सर सीरीज की डेफिनेशन कैसे होगी कि सर दो रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्ट है, कैसे बोलोगे कि सर दो रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्ट है, तो बता पाएगा?
सर जो एंड जब टू एंड करंट कनेक्ट सेम होगा। मैंने कहा जरा मुझे बताना R1 R2 R3 सर दिखाई नहीं दे रहा उधर अच्छी तरीके से। ये विजिबल नहीं है वाला पोर्शन? दिख रहा है विजिबल है सर। सर, विजिबल है। दिख रहा है सर। अरे गोविंद यार तू भी गजब करता है। सर पूरा नहीं दिखाई दे रहा। सर नहीं पूरा दिख दिख रहा है रहा। सर। तू अपनी आंखें चेक कराई तूने? चश्मा लगवाया कि नहीं लगवाया तूने? सर देखो और भी बच्चे कह रहे हैं पूरा नहीं दिखाई दे रहा था। कोई नहीं कह रहा, तू ही कह रहा है बेटा। मुझे तो और किसी की आवाज नहीं आई। नहीं है सर, वो वाला पोर्शन नहीं है विजिबल। अरे आप सर सुन मुझे लिया? मालूम है आप ही में बोल रहे हो। विजिबल है सर, सर विजिबल है। विजिबल है सर। सर वो वर्टिकल में विजिबल नहीं है। चलो अब ये हॉरिजॉन्टल कर दो स्क्रीन को। क्या Yes, तुम्हें sir. वर्टिकल आ रही थी? नहीं सर, वो सर, नहीं सर, वो right ऑप्शन होता है, वैसे करेंगे तो पूरा दिखेगा। आप हम कर सकते हैं। नहीं आप लोगों को हॉरिजॉन्टल मेरी तरफ से सबको मतलब जो लोग करना चाहे उनको हॉरिजॉन्टल दिख रहा है ना, मेरी तरफ से तो वर्टिकल ही है यस ना। सर, नहीं यस नहीं Yes, सर हाँ भाई साहब, जिन लोगों को नहीं दिख रहा होगा वो अपने हॉरिजॉन्टल कर लें भाई साहब, अगर वर्टिकल कर रखा है तो। मेरे को शौक देते यार, पहली दिन मैंने वर्टिकल में पढ़ा दिया था, याद है तुम्हें? सबसे पहली क्लास में मैंने उसकी रिकॉर्डिंग देखी, मेरा नीचे 3/4 दिख रहा था, उसमें कैपरी पहन के पढ़ा रहा हूँ मैं। उस दिन से मैं बहुत ध्यान रखता हूँ इस बात का। चलो हाँ भाई साहब बताओ जरा, R1 R2 R3 R1 और R1 सीरीज में किसी के साथ नहीं है। कुछ कर, तू अपना मुंह बंद कर ले, तेरी आवाज ऐसी नहीं आ रही है। पहले डाउट हुआ तब भी नहीं आई, अब भी नहीं आ रही। कोई और बताओ। सर करंट कहाँ से फ्लो हो रहा है? कहाँ से फ्लो करा दूं? तू बोल। सर कनेक्ट करो। यहाँ से करा दूं? करंट फ्लो होने से कोई मतलब नहीं होता, मतलब करंट सर फ्लो मैं कराऊंगा बताऊं? तभी सर्किट बनेगा। मैं अभी तो ये सर्किट ओपन है, डाल ले। सर मैं बताऊं? हाँ तो तू बता दे, तेरे को क्या परमिशन लेनी पड़ती है क्या तेरे को? सर R1 R3 पैरेलल में है। पैरेलल की तो बात ही नहीं हुई तेरे। पैरेलल में कैसे बोल दी तूने? पैरेलल में वे कौन सी दुनिया में तू? कहां से पैरेलल हो गया R1 R3? सर R2 और R4 सीरीज में है, बाकी कोई सीरीज में नहीं है। आते हैं बाकी लोग आंसर दें जरा। R1 और R2 सीरीज में है या नहीं है? नो सर। नहीं है सर। नहीं सर, सीरीज में नहीं है। R3 और R2 नो सर। नो सर। नो सर। तो मतलब कैसे डिफाइन कर रहे हो आप? देखो मैं सर आपको करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वो आपको दिख रहा है। करंट फ्लो नहीं हो रहा तो फिर क्या करते हैं? करंट अभी मैंने बैटरी हटा दी ले, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। अब तो करंट फ्लो ही नहीं हो रहा। चलो खैर इधर देखो, सर अच्छी बात है, आप सही कह रहे हो कि करंट सर, जब भी आप कनेक्ट करोगे तो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देखो ध्यान एक्सक्यूज मी सर। जब, हाँ जी बेटा। सर R3 R2 और R4 तीनों के जो इक्विवेलेंट होगा उसके पैरेलल में हम ले सकते हैं R1 को। चुप हो जाती, पैरेलल की बात कहाँ कर रहे हैं यार तुम लोग? पैरेलल पहुंच जाते हैं थोड़ी देर तक। हाँ पैरेलल की बात ही नहीं की यार। मैंने कहा देखो, जब भी दो रेजिस्टेंसेस आपस में कनेक्ट हो, अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, whenever two resistances are connected to each other, only one end are connected to each other. केवल एक एंड आपस में कनेक्टेड होगा, उनका दोनों एंड आपस में कनेक्शन तो कहीं होना ही नहीं चाहिए। ओनली वन एंड आर कनेक्टेड एंड एट द कनेक्शन जहां पे वो कनेक्ट कर रहे हैं उस बीच में कोई तीसरा कनेक्शन नहीं होना चाहिए। ध्यान से सुनना, whenever two resistances are connected such that only one end is connected, ठीक है, एंड एट द जंक्शन जहां पे वो कनेक्ट हो रहा है जो एंड, वहां पे कोई भी तीसरा कनेक्शन होना ही नहीं चाहिए।
R1 और R2 के एक ही एंड कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि दूसरा एंड तो आपस में कनेक्टेड नहीं है, बट जहां पे ये कनेक्ट हो रहा है सर एक और कनेक्शन हो रहा है वहां पे, इसीलिए R1 और R2 सीरीज में नहीं होंगे। सेम केस R1 और R2 की बात, R3 और R2 की बात करोगे, इन दोनों का एक ही एंड कनेक्टेड है, बट ये वाला एक नया कनेक्शन भी है जंक्शन में। R2 और R4 की बात करो, देखो एक ही एंड कनेक्टेड है, ये वाला एंड तो आपस में कनेक्टेड नहीं है, और जहां पे कनेक्टेड है वहां पे कोई और कनेक्शन भी नहीं है, इसलिए आप बोलते हो कि R2 और R4 कैसे हैं, सीरीज में है। तो अपनी लैंग्वेज में इसको लिख लेना कि whenever two resistors are connected such that only one of their ends are connected together and at their connection there is no other connection, no other branch, then only they will be said to be in series. I hope this is very clear. And whenever they will be in series, the current will flow the same current in R1 and R2 both. कहीं पे भी करंट का डाइवर्जन नहीं होगा। अगर डाइवर्जन हो गया तो फिर आप बोलोगे कि सर वहां पे वो सीरीज में नहीं होगा। तो इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लो, ठीक है। ये तो मैंने सिर्फ बता दिया, अब जरा यहाँ पे देख लो। सीरीज में करंट सेम होता है सारे रेजिस्टेंसेस में से, और आपको पता है कि सर जो बी है, बी अगर आपको देखेंगे तो बी इज प्रोपोर्शनल टू आर, बिकॉज करंट सब में कैसा है, सेम है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस, मैंने कहा V1 के क्रॉस कितना है, IR1 है, V2 के क्रॉस कितना है, IR2 है, R3 के क्रॉस कितना है, IR3 है। तो आप बोलोगे B इज प्रोपोर्शनल टू R, इट मींस जो बड़ा रेजिस्टेंस होगा उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, क्योंकि I सेम है, ध्यान रखना। तब मैं B इज प्रोपोर्शनल टू R लिख सकता हूँ इस केस में। जो बड़ा रेजिस्टेंस होगा उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, और जो छोटा रेजिस्टेंस होगा उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा। वन थिंग। दूसरा पॉइंट लिखते जाओ यार, ये चीजें मैं बोल रहा हूँ अपनी लैंग्वेज में लिख लिया करो। दूसरा पॉइंट कि सर R इक्विवेलेंट जो आता है, the R equivalent in this case is greater than the maximum resistance। जब भी आप सीरीज में कनेक्ट कर रहे हो, उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है that is greater than the maximum resistance। क्यों? मैंने कहा मान लो इसमें R3 सबसे बड़ा रेजिस्टेंस था, R3 में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऐड हुआ होगा सीरीज में, यस और नो? तो आप बोलते हो जो R इक्विवेलेंट आया होगा वो जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है ना उससे भी ज्यादा होगा। तो ये दो पॉइंट अपने उसमें लिख लो। इन द सीरीज कनेक्शन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, तो उसको ऐसे भी प्रोपोर्शनल टू R लिखो। दूसरा क्या लिखोगे, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन द मैक्सिमम रेजिस्टेंस। ठीक है, जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होगा उससे भी ज्यादा होगा R इक्विवेलेंट, और इसीलिए सीरीज में हम कनेक्ट करते हैं। जब हमें रेजिस्टेंसेस बढ़ाने होते हैं तो हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। क्या ये बातें क्लियर है? यस और नो? आवाज देते रहे प्लीज। यस यस सर। यस सर। यस सर। आगे बढ़ें। चलो अब बात करेंगे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की। किस बात करेंगे हम? पैरेलल कॉम्बिनेशन की। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। नाउ पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। आपका अगला टेस्ट हो सकता है नेक्स्ट वेडनेसडे को, मैं अभी से बता दे रहा हूँ। उसमें जो सिलेबस रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला चैप्टर पूरा, बोथ। कैपेसिटेंस मैंने नहीं पढ़ा है तो कैपेसिटेंस अभी इंक्लूड नहीं होगा। चलो पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होते हैं, कुछ ऐसे। बेसिक है, ये समझते जाना बेटा, क्योंकि आगे जाके यही बेसिक आपको दिक्कत देंगे। करंट में यही बेसिक सबसे ज्यादा दिक्कत देते हैं। आपने एक ही बैटरी से तीन रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट कर दिए, R1, R2 एंड R3। यहां से करंट जा रहा है I। आपने बोला कि सर when two resistors are said to be in parallel when both the ends are connected together। जब भी दो रेजिस्टेंस के दोनों एंड आपस में कनेक्टेड हो तो आप बोलोगे वो दोनों कैसे हैं, पैरेलल हो।
उनके कनेक्शन पे कोई तीसरा चौथा पांचवा कनेक्शन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपस में दोनों एंड्स कनेक्टेड होने चाहिए, दैट इज द ओनली मिनिमम रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा R1 के दोनों एंड्स R2 से कनेक्टेड है, R1 के दोनों एंड्स R3 से भी कनेक्टेड है, R2 के दोनों एंड्स R3 से कनेक्टेड है, तो ये आपस में सारे कैसे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। मैं चाहता हूं कि सर इन तीनों को हटा के सिर्फ एक रेजिस्टेंस से इसको रिप्लेस कर दूं और सर्किट में करंट में कोई भी फर्क नहीं पड़े, तो वो रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होगा, मैंने कहा सर फिर अगेन वही बात करेंगे अपन, यहाँ पे मैंने मान लिया कि ये 0 वोल्ट पर है, तो सर यहाँ पे कितना वोल्ट हो जाएगा, V वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि कितना डिफरेंस है, ये V वोल्ट का डिफरेंस है, तो 0 में V ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, V हो जाएगा, डिफरेंस कितना होगा, V माइनस 0। आप बोलते इस वायर में कोई भी पोटेंशियल में चेंज नहीं आता, तो इस पॉइंट पे आप बोलोगे कितना होगा, V होगा, और इस पॉइंट पे कितना होगा, 0 होगा। अब यहाँ पे देख लो, इसका मतलब यहाँ पे भी V होगा सर, इसका मतलब यहाँ पे भी V होगा, और इसका मतलब यहाँ पे भी V होगा, और यहाँ पे कितना होगा 0, यहाँ पे कितना होगा 0, यहाँ पे कितना होगा 0। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? आपको दिख रहा होगा कि सर R1 के क्रॉस कितना डिफरेंस है पोटेंशियल, V माइनस 0, R2 के क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V माइनस 0, और R3 के क्रॉस भी कितना पोटेंशियल डिफरेंस, V माइनस 0। इट मींस जब भी पैरेलल में कॉम्बिनेशन होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस सारे रेजिस्टेंस के क्रॉस रहता होता है सेम। सर 0 क्यों हुआ सर, वो समझ नहीं आया। अरे मैंने 0 मान लिया बेटा, रेफरेंस होता है ना बेटा, पोटेंशियल इज बेसिकली डिपेंडिंग ऑन द रेफरेंस, और रेफरेंस मैं जहां चाहूं वहां ले सकता हूं। पता ही चीज पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा है? यस सर, वहां तक आते आते आपने माने 0 हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। अबे यार 0 नहीं हो जाएगा, मैंने मान लिया इस पॉइंट पे 0 है। अच्छा सर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा V, अगर मैं मान लूं यहाँ पे 2 है तो यहाँ कितना हो जाएगा V प्लस 2। अरे ये पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी क्या कर रही है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रही है, कितने का, V वोल्ट का। तो अगर इस एंड को 0 मानोगे तो इस पे कितना होगा V, तभी तो डिफरेंस दोनों का क्या होगा V। अगर इस पॉइंट को 2 माना तो यहाँ कितना होगा V प्लस 2, तभी तो डिफरेंस कितना होगा V। इन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V होगा। अब आपको रेफरेंस जितना लेना आप ले लो, मैंने इसको रेफरेंस जनरली कितना लेता हूँ, 0 ले लेता हूँ, तो इसको कितना मान सकता हूँ, V मान सकता हूँ। सर रेजिस्टेंस के बाद पास होने के बाद वो उस फाइनल रेफरेंस पर आ जाते हैं वैल्यू। बेटा मैं यहाँ से गया हूँ, इस वायर में कोई भी चेंज नहीं होता पोटेंशियल का, तो जो पोटेंशियल यहाँ है वही पोटेंशियल यहाँ होगा। अरे यार ये वायर है, वायर को मैं ऐसे कनेक्ट कर दूं, मैं चाहूँ तो ये वाला बैटरी यहाँ कनेक्ट कर दूं, तो भाई साहब वायर में पोटेंशियल में कभी भी कोई भी चेंज नहीं आता। तो अगर यहाँ 0 है तो इस पूरे वायर में कोई चेंज नहीं आएगा, तो इस पॉइंट पे भी 0 ही होगा। यस है सर। ना? अब ये भी तो वायर है, तो इस पॉइंट पे भी 0 होगा, इस पे भी 0 होगा, इस पे भी 0 होगा। ओके सर, ध्यान से लिख लो, रेजिस्टेंस में कभी भी पोटेंशियल, वो सॉरी वायर में कभी भी पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आता, बिकॉज पोटेंशियल हम क्या मानते हैं, वायर का जो रेजिस्टेंस मानते हैं 0 मानते हैं, और V इक्वल टू क्या होता है IR। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है IR। करंट जरूर फ्लो हो रहा है उसमें से आए, लेकिन सर उसका रेजिस्टेंस कितना है 0। तो जब रेजिस्टेंस 0 है तो उसका पोटेंशियल भी डिफरेंस कितना आएगा 0। तो इस वायर में कभी भी कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, इसको हम पोटेंशियल ड्रॉप बोलते हैं। राइट, अब जरा देखो V सेम हो गया, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अब देखो ये जो करंट आया जा रहा है मैंने मान लिया, अब यहाँ पे डिवाइड होगा, कुछ करंट यहाँ चला जाएगा, कुछ यहाँ चला जाएगा, कुछ यहाँ चला जाएगा, ऐसे होगा। ये करंट आ रहा था, डिवाइड हो गए, कुछ चार्जेस यहाँ चले गए, कुछ चार्जेस यहाँ चले गए, कुछ चार्जेस यहाँ चले गए। मैंने बोला सर इसमें I1 चला गया, इस वाली ब्रांच में I2 चला गया, और इस वाली ब्रांच में I3 चला गया। यहाँ से जब निकलेगा तो I1 ही निकलेगा, यहाँ से निकलेगा तो I2 निकलेगा, और यहाँ से निकलेगा तो I3 निकलेगा। कंबाइन होके देखो फिर से I बन जाएंगे, क्योंकि ये तीनों कंबाइन होके इस वायर में फिर से कितना आ जाएगा I। देखो I यहाँ से निकला और वापस यहाँ पे I आ गया। तो आप बोलोगे कि सर इनमें अलग अलग करंट कितना है, I1 I2 I3, और इनका सम किसके बराबर होगा, I के बराबर होगा। ऑब्वियस सी बात है, क्लियर। तो आप क्या लिख सकते हो, जो I होगा दैट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। जो स्टेप नहीं समझ आया वही बता देना। अब मैंने कहा देखो I1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, सर इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V माइनस 0 दैट इज V अपॉन R। I इक्वल टू V बाय R लिखोगे तो V बाय R1। I2 पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V माइनस 0, ऐसे लिख दो V माइनस 0 लिख देता हूं मैं ताकि आपको थोड़ा सा दिमाग में रहे। V माइनस 0 बाय R2 प्लस V माइनस 0 बाय R3।
मैंने कहा अगर इसी को हटा के आपने अगर ये लगाया होता तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? आप बोलोगे सर यहाँ V होगा, यहाँ 0 होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? V माइनस 0। तो V माइनस 0 किसके बराबर हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर V माइनस 0 बाय R इक्विवेलेंट। I कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। V माइनस 0, V माइनस 0, V माइनस 0, V माइनस 0 कैंसिल हो गया, तो देखो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आई? 1 बाय R इक्विवेलेंट is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। क्या ये बातें समझ में आई? यस सर। अब जरा देखो, पोटेंशियल तो सबके अक्रॉस सेम है। मैं कहूँ अगर मुझे I1 I2 I3 में रेशियो चाहिए हो तो कैसे निकालोगे? देखो आपको पता है सर I इक्वल टू क्या होता है? I इक्वल टू होता है V बाय R। अगर पोटेंशियल सबके क्रॉस सेम है तो आपको पता होना चाहिए कि I किसके प्रोपोर्शनल होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इट मींस, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे सर? इट मींस जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी उस वाली ब्रांच में ज्यादा करंट जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे लिखोगे। मैंने कहा सर अगर मुझे टोटल करंट मालूम है I है और I1 निकालना है तो I1 की वैल्यू कैसे लिखोगे? देखो I1, ठीक है, अगर आपको टोटल करंट क्या है पता है तो आप बोलोगे सर टोटल करंट तो आपको मुझे मालूम है। एक काम कर सकते हो, I1 के लिए यहाँ पे लिख सकते हो, चलो वो बाद में जब प्रॉब्लम करेंगे हम दिखाने का, अभी उलझ जाओगे। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? मैंने कहा अगर मान लो ये दो ही रेजिस्टेंस, अगर ये रेजिस्टेंस केवल दो होते, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये करंट, ठीक है। अब आप बोलोगे V, तो मैंने कहा सर देखो R इक्विवेलेंट अगर मैं निकालूंगा तो अगर मैं इनको सॉल्व करूंगा 1 बाय R1 1 बाय R2 रख के तो वैल्यू सॉल्व होगी कितना? R इक्विवेलेंट कितना आ जाता है? दैट इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे, सॉरी ये तो सीरीज में कनेक्ट कर दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, पैरेलल में कनेक्ट करने दूंगा। R1 और मैंने कहा सर अगर इसमें I1 गया है और इसमें कितना गया है? I2, तो आप बोलोगे सर I कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है। ठीक है, तो आप लिखोगे I1 इज इक्वल टू टोटल करंट, जो भी टोटल करंट होगा। ठीक है, आप बोल सकते हो कि सर टोटल करंट कितना है? I है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा? तो आप बोलोगे R2 बाय R1 प्लस R2। ठीक है, ऐसे अगर I2 निकालोगे तो यहाँ पे R2 के जगह पे क्या आ जाएगा? R1 आ जाएगा इनटू I अपॉन R1। एक काम करो, ये डायरेक्टली फॉर्मूला ऐसे मत रखो वरना आपको कंफ्यूज हो जाएगी। इसमें है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल से याद रखो, सिंपल I1 बाय I2 इज इक्वल टू R2 बाय R1, ऐसे याद रखो, ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप डायरेक्टली कर पाओगे। इसमें और छोटी छोटी बातें क्या है, मैंने कहा जरा देखो R इक्विवेलेंट आया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो। R इक्विवेलेंट क्या होता है? R इक्विवेलेंट इसमें जो आएगा वो स्मॉलर, जो स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस है ना सब में, उससे भी छोटा होगा। तो पैरेलल में कॉम्बिनेशन जब आप लेके जाते हो तो रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज करती है। तो इसमें लिखोगे whenever the resistances are connected in parallel, whenever the resistances are connected in parallel, the equivalent resistance is smaller than the smallest resistance. The equivalent resistance is smaller than the smallest resistance. क्लियर है ये बात? स्क्रीनशॉट तो करा रहे हैं।
एक क्वेश्चन लिख लो। 12 ओम और 4 ओम, ये दो रेजिस्टर आपको दिए गए हैं। इन दोनों की कॉम्बिनेशन से मुझे मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना प्रोड्यूस कर सकते हो और मिनिमम कितना प्रोड्यूस कर सकते हो, जल्दी से निकाल लो। सर मैक्सिमम 16। ठीक है, मिनिमम दोनों आंसर निकाल लिया। मैक्सिमम तो 3 ओम। 3 ओम। 3 ओम। सर 3 and 16। 3 ओम। 3 ओम जीरो बोला था किसने? तो आप बोलोगे सर इनको सीरीज में कनेक्ट कर दोगे तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 12 + 4 16 ओम, दैट इज द मैक्सिमम। मिनिमम के लिए हम पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, तो आप बोलोगे R1 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 + 1/R2। सॉल्व कर लिया तो हमेशा पेन चलाए तो इसमें गलतियां बहुत होती हैं। 1/R1 + 1/R2 दैट इज 1/12 + 1/4, तो 1/R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? ठीक है, एलसीएम लोगे तो निकल आएगा 12। ठीक है, तो ये 1 + 3 दैट इज 4/12 दैट इज 1/3। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया? 3 ओम। चलो एक और क्वेश्चन बताओ तो। ये ए है और ये LCM 24 है। एलसीएम 24 आ रहा है भाई, ऐसे ना करो बेटा, एलसीएम 12 आ रहा है मेरा तो। एक से 6 ओम, 10 ओम, 5 ओम। मुझे ए और बी के क्रॉस पोटेंशियल को चाहिए रेजिस्टेंस। सर वीडियो क्लियर नहीं होने की वजह से ना सर सर रेजिस्टेंस कितने कितने के दिख नहीं रहे सर, एक बार बोल देना। क्या बोल रहे हो? रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए 6 ओम, 10 ओम, 5 ओम। सर रेजिस्टेंस 15 ओम, सॉरी 15 ओम। 6 सर 15/7। 15। हां, एक सेकंड, मैंने थोड़ी वैल्यू चेंज किया, सर थोड़ा 15 स्टैंडर्ड है, आंसर आ सॉरी। जाएगा। 15 कर लो उसको, थोड़ा स्टैंडर्ड आंसर आ जाएगा। सर 3 सर 3 ओम। 3 ओम। 3 ओम। 3 ओम। सर 3 ओम। देखो, जब भी आपको कोई भी रेजिस्टेंस ए और बी के अक्रॉस चाहिए हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, हमेशा ध्यान रखना कि उनके अक्रॉस एक बैटरी एज्यूम कर लिया करो। आगे फायदा होगा उसका बताऊंगा क्यों। ठीक है, ए और बी के अक्रॉस चाहिए तो ए और बी के अक्रॉस मैंने क्या मान लिया, बैटरी एज्यूम कर ली। आप जरा देखो, ये पॉइंट ए है, ठीक है। आप जरा देखो, ये वायर है, अगर वायर कनेक्टेड है तो कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। तो आप बोलते हो अगर इस पॉइंट को ए बोल रहे हो तो ये पॉइंट भी ए ही कहलाएगा, बिकॉज एक ही जगह पे तो कनेक्टेड है, इनके बीच में कुछ भी नहीं है। जब भी देखो ये दो वायर ऐसे निकल के गए तो पूरे वायर में ये पूरा पॉइंट ए ही कहलाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली देखिए ये क्या है, ये भी पॉइंट ए है और ये भी पॉइंट ए, क्योंकि ये वायर है बीच में। जब भी वायर प्योर कनेक्टेड हो, बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, तो आप बोलोगे ये दोनों सेम पॉइंट ही तो है। कोई चाहता तो इसको खींच के सर्किट को यहाँ कनेक्ट कर देता, तो भी आप बोलते सर सेम पॉइंट हो जाते कि नहीं हो जाते। मैंने वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया है, मैं चाहता तो इसको खींच के ऐसे कनेक्ट कर देता, कर सकता था मैं, क्योंकि इस बीच में कोई भी और एलिमेंट नहीं है। सिमिलरली अगर मैंने इस पॉइंट को बी माना है, तो देखो ये वायर है, वायर कहाँ कनेक्टेड है, यहाँ, तो आप बोलोगे ये पॉइंट भी बी है। अब जरा देखो, मेरे पास एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी। पहला, ये सीख लो, ऐसे आगे भी बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स आएंगे। पहला रेजिस्टेंस किसके बीच में कनेक्टेड है, ए और बी के बीच में, मतलब यहाँ
दूसरा रेजिस्टेंस किसके बीच में कनेक्टेड है देखो सर, ये भी ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, मतलब ये भी यहाँ कनेक्टेड है। तीसरा रेजिस्टेंस देखो किसके बीच में कनेक्टेड है, ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, मतलब ये भी यहाँ पे, ये एक्चुअली ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो हमें तो ए और बी के बीच में चाहिए, तो ये कितना है, मान लो कि 10 6 15, तो आप बोलोगे 1/r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/10 प्लस 1/6 प्लस 1/15, सॉल्व करोगे तो आर इक्विवेलेंट आ रहा होगा 3 ओम। आई होप क्लियर है काफी आपको। अगर क्लियर है तो एक दो क्वेश्चन और देता हूँ, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। R 2R R, ए और बी के बीच में जल्दी से रेजिस्टेंस निकालो, ए और बी के बीच में। फाइव बाय थ्री आर 5/3R। सर 5/3 ओम, हाँ आर। ये सारे रेजिस्टेंस आ रहे हैं आपको सर, ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस चाहिए फिर से। पहला आंसर 5/3। सर आर। कौन सा आर? सर आर आ रहा है। किसका किसका? सर 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए। पहले सर रुक जाएगा नीचे तो वाले का आर। नीचे वाले का कितना है? सर 3/4। 3/4 कौन बोल रहा है? सर मैं 3/4 आर। दो आंसर आ रहे हैं मेरे पास, एक आर आ रहा है, एक 3/4 आ रहा है। सर आर। इसका तो आंसर आ गया ना, कितना है? 5/3 आ रहा है। इसमें तो किसी को दिक्कत हो गई नहीं, ये दोनों पैरेलल में है। पैरेलल को हटा के यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दोगे और फिर दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, सीरीज में। ऐसे ब्रेक करके लिखोगे तो देखो कैसा हो जाएगा ये। इसका कितना आया था, आर और 2R का होता ना? 2/3R। 2/3R, राइट। तो ये आ गया 2R/3 और ये आ गया R। ये ऐसे कनेक्ट हो गए ए और बी में। जब मैंने इनको हटा के आर इक्विवेलेंट से रिप्लेस मार दिया, फिर ये दोनों सीरीज में होते हैं। सर हाँ बेटा, सेकंड वाले का 4/3 आ रहा है। 3/4 आ रहा है। सर 3/4 आ रहा है। 3/4। बहुत लोगों ने अपने आंसर आर से 3R/4 में कन्वर्ट कर दिया है। तो देखो मैंने आपको क्या बोला कि सर हमेशा जहां जिन दो पॉइंट की बात हो रही है उन दोनों के बीच में क्या लगा लो, बैटरी लगा लिया करो। अब जरा देखो, ये वाला रेजिस्टेंस किसके बीच में कनेक्टेड है, ए और बी के बीच में। ये और ये तीनों सीरीज में दिख रहे हैं सबको। आप बोलोगे सर देखो एक रेजिस्टेंस तो सीधा ए और बी के बीच में कनेक्टेड है और ये तीनों सीरीज में दिख रहे हैं। देखो यहां से जो करंट जा रहा है वही दिख रहा है आपको, बिकॉज इन दोनों का एक एंड कनेक्टेड है, इन दोनों का भी एक एंड कनेक्टेड है। तो एक्चुअली देखो ए और बी के बीच में ये पूरा का पूरा ये वायर अलग से रखा हुआ है, तो बेसिकली ऐसे कनेक्टेड है। आर आर आर, ये आर है और आपको यहाँ बैटरी लगी है। तो क्या दिख रहा है आपको, सर ये तीनों कैसे कनेक्टेड है? ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो ये बेसिकली रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे 3R हो जाएगा और ये R हो जाएगा और बैटरी यहाँ लगी है। आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 3R और पैरेलल में हो जाएंगे तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 3/4R। किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। सर 1/R होगा ना 3/4R तो? नहीं बेटा, सॉल्व करके देखो, तुम गलत कर रहे हो। सर तुम रेसिप्रोकेट करना भूल गए हो, रेसिप्रोकल लेना भूल गए हो तुम।
हाँ सर 1/r 4/3 r आ रहा है तो r 3/4 हो जाएगा ना। आ गया। यस सर। 1/r की वैल्यू निकाल के तू चुपचाप बैठ गया था, उसी को r इक्विवेलेंट बोलने लगा तू। कर पाएंगे क्वेश्चंस? यस सर। चलो मैं कर पाएंगे तो एक और स्टैंडर्ड टाइप देखते हैं। वैसे तो यार रेजिस्टेंस के बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ठीक है, बट मैं सर्किट वगैरह पढ़ने के बाद में ज्यादा बातें करता हूँ कि सर्किट के बारे में जब थोड़ी जानकारी कर लेते हैं अपन। एक इनफाइनाइट लैडर का स्टैंडर्ड केस होता है, वो आपको कराने वाला हूं। इनफाइनाइट लैडर, इनफाइनाइट लैडर कैसे होता है देखो। आपने बोला कि मान लो ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, एक और रेजिस्टेंस है, फिर ये एक और रेजिस्टेंस है, फिर ये रेजिस्टेंस है, फिर ये एक और रेजिस्टेंस है, और ऐसे ही ये इनफाइनाइट तक रिपीट होता है। ठीक है, मान लिया ये रेजिस्टेंस 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, ये 4 ओम है, ये 4 ओम है, ऐसे ये रिपीट होता जा रहा है। आपको सर इन दो पॉइंट्स के बीच में क्या बताना है? आर इक्विवेलेंट बताना है। इसको बोलते हैं हम इनफाइनाइट लैडर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का अप्रोच देखो कैसा होता है। मैंने कहा देखो इसमें रिपीटिंग क्वांटिटी कौन कौन सी है। ये वाली एंटिटी बार बार रिपीट हो रही है, देखो 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 ऐसे रिपीट हो रही है। मैंने कहा सर कितनी एंटिटीज हैं ऐसी, जरा कोई बताएगा मुझे? इनफाइनाइट। मैं इसको हाई कर लूं थोड़ी देर की, अब कितनी एंटिटीज ऐसी हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। अभी भी इनफाइनाइट है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं मान लूं मेरा आंसर एज्यूम कर लिया, मेरा आर इक्विवेलेंट कितना आएगा? x आएगा। मैंने क्या मान लिया कि सर मेरा जो आर इक्विवेलेंट है वो कितना आएगा? x आएगा। ठीक है, मैंने कहा जरा बताओ यहां से यहां तक का कितना आएगा टोटल कंबाइन? x ही आएगा, x ही आएगा। मानते हो ना? तो बस यही ट्रिक है। मैंने कहा सर इस पूरी लैडर को हटा के मैं ऐसा रख लेता हूं, फोर टू सर। सर एक उधर भी तो आएगा सर, 4 ओम वाला अकॉर्ड नहीं लगाएंगे हम? कहाँ लगाएगा बेटा? उधर आपने क्रॉस। बेटा मैंने क्या बोला, ये 4 और 2 रिपीट हो रहे हैं, 4 और 2 4 और 2। मैंने यहां से हाइड कर दी पूरी इधर, तो ये वाली लैडर बोली ना, इस पूरी लैडर को उड़ा दिया। तो आपने बोला इस लैडर को उड़ा के आपने बोला किससे रिप्लेस कर दिया? x से। आइए ना, कहां पे 4 आएगा तेरे साथ बता भाई अमन? क्या सर? कहां आएगा 4? सर मुझे लगा आपने जब हाइड किया तो दूसरे में भी 4 रजिस्टर वो आएगा। सिमेट्री लेगा थोड़ी सी। ये 4 2 रिपीट हो रहा है, ये 4 2 रिपीट हो रहा है, ये 4 2 रिपीट, तो मैंने उससे 4 और 2 को रखा, बाकी सबको हटा दिया। जो एंटिटी रिपीट हो रही होती है उसकी एक एंटिटी रखेंगे, बाकी को हटा देंगे। मैंने कहा बाकी का रिजल्टेंट कितना आना चाहिए? सर x आना चाहिए। अच्छा अब इस कॉम्बिनेशन का रिजल्ट भी कितना आना चाहिए? x ही आना चाहिए। x ही तो आना चाहिए। अरे भैया वही तो है, मैंने पूरे का ही तो x माना था, मैंने तो इसको हटा दिया तो भी रिजल्टेंट कितना आना चाहिए? x। तो मैंने कहा अभी भी रिजल्टेंट कितना आना चाहिए? x। मैंने कहा अब तो मैं निकाल पाऊंगा। x और 2 कैसे हैं? पैरेलल में है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? 4 और x और 2 पैरेलल में, तो कितना हो जाएगा? 2x अपॉन 2 प्लस x। ठीक है, अब ये दोनों कैसे हो गए? सीरीज में हो गए। तो इन दोनों का जो सम है वो किसके बराबर आएगा? सर x के बराबर ही आना चाहिए। अरे हाँ या ना? इन दोनों का जो सम आएगा वही तो आर इक्विवेलेंट होगा। तो आप बोलोगे सर आर इक्विवेलेंट की वैल्यू किसके बराबर है? सर वो तो x के बराबर है, हम ऑलरेडी एज्यूम कर चुके हैं। और x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? इन दोनों के सम के बराबर। तो 4 प्लस 2x अपॉन 2 प्लस x।
सॉल्व कर लोगे इसको, ऊपर कर देता हूं मैं, क्या था x इज इक्वल टू 4 प्लस 2x अपॉन 2 प्लस x। ठीक है, मैंने कहा एलसीएम एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो देखो क्या है, x इज इक्वल टू 4 टू द 8 प्लस 4x प्लस 2x डिवाइड बाय 2 प्लस x। यहाँ मल्टीप्लाई करो, यहाँ लेके जाओगे तो कितना आ जाएगा, देखो 2x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 प्लस 6x। एक इक्वेशन आ जाएगी आपके पास, एक्स स्क्वायर 6x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का, तो बोलेगा माइनस का 4x माइनस 8 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बन गई, x की दो वैल्यूज आएंगी, एलसीएम निकाल लो, वो x की दो वैल्यूज कौन कौन सी आएंगी, देखो निकाल पाओगे मेरे हिसाब से, देखो कितनी आएगी, -4 प्लस 2, ऐसा लिख दो, नहीं है, चलो खैर क्वाड्रेटिक लगा लो यार। क्वाड्रेटिक निकालने का तरीका क्या होता है, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, यही होता है क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का तरीका। वैल्यू पुट कर देना, दो वैल्यूज आएंगी, उसमें से एक इग्नोर हो रही होगी क्योंकि वो इमेजिनरी हो रही होगी। क्या हो रही होगी, या तो इमेजिनरी हो रही होगी या फिर नेगेटिव हो रही होगी, तो नेगेटिव वाली को इग्नोर कर देना और आपका पॉजिटिव वाला आंसर आ जाएगा। क्या ये प्रोसेस समझ में आया? जब भी इनफाइनाइट लेटर आएगा आप क्या करोगे, सर जो रिपीटिंग एंटिटी होगी उसको हाइड कर लो, बाकियों को आप क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो। किससे? मैंने कहा मैंने रिजल्टेंट कितना मान लिया, x मान लिया, तो बाकियों का रिजल्टेंट भी कितना होगा, x ही तो होगा यार। इनफाइनाइट में से कम कर दोगे तो भी इनफाइनाइट ही तो बचा, तो इनफाइनाइट वाले का डिस्टेंस अगर x है तो हमने बोला सर इसको रिप्लेस मारा, किससे रिप्लेस मार दिया, x से। अब मैंने इनको क्या किया, ये छोटा सर्किट हो गया, इस सर्किट को सॉल्व कर लिया और रिजल्टेंट फिर से x के बराबर रख देना। ध्यान रखना आर इक्विवेलेंट किसके बराबर रखना है, x के बराबर रखना है, और x की वैल्यू आ जाएगी, और x की वैल्यू तो मुझे फाइंड आउट करनी है, दैट इज आर इक्विवेलेंट। कोई दिक्कत इसमें गाइस, एनी प्रॉब्लम? नो सर। बहुत अच्छी बात, स्क्रीनशॉट ले सर। हाँ बोलो बेटा। सर ये जो आपने दूसरा 4 ओम रखा है उसकी जगह 3 होता और ये 423 होता तो ऐसी सॉल्व होता नहीं तो फिर सॉल्व भी नहीं होता, भूल जाओ, तुम्हारे लेवल से बाहर चला जाता। मतलब दो रजिस्टर्स रिपीट होने चाहिए बस। दो मतलब तुम बोले ये 3 होता, ये 2 होता, फिर 4 होता। नहीं, जो पहला वाला है 4, उसके साथ जो पैरेलल में 2, फिर जो तीसरा वाला जो है वो 3 होता और ऐसे रिपीट होता 4। फिर वो रिपीट कैसे हो यार, वो सिमेट्री चाहिए ना यार मेरे को। फिर 423 ऐसे रिपीट नहीं हो सकता। अरे वो फिर अगर बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, हो सकता है उसका भी सॉल्व हो सकता है, ठीक है, बट आपके औकात से बाहर जाएगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो हम अपने लेवल में अपने विद इन द लिमिट्स की बात करेंगे, तो आप कह सकते हो कि वो हम सिमेट्री वाला क्वेश्चन आए अगर हमारे पास आएगा सॉल्व, तो उसको हर एक क्वेश्चन को सर हम कहते हैं रैंडमली उठा के देखना, पैरेलल होगा ना सर, तो उसका स्टार डेल्टा बनता है, इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है। ठीक है, आपको नहीं पढ़ाया जाता स्टार डेल्टा वगैरह, मैं ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दे दूंगा, उनको भी सॉल्व किया जाता है, बट हमारी औकात से बाहर होता है, हमें नहीं आता उनको सॉल्व करना। अभी मैं आपको स्टार डेल्टा समझाने लगूं तो आधे तो वैसे ही बोल जाएंगे, ठीक है, वरना स्टार डेल्टा भी होता है, कई टीचर पढ़ा भी देते हैं स्टार डेल्टा। ठीक है, मैं तो अवॉइड करता हूँ, जब पूछना ही नहीं है भाई क्यों अपन स्टार डेल्टा, भाई है ना, मैं जाके मान लूंगा भाई मुझे स्टार डेल्टा आता है क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग पढ़ रखा है, तो जिन्होंने इंजीनियरिंग की होती है उनको स्टार डेल्टा आता है तो वो पढ़ा देते हैं। ठीक है, हम इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं स्टार डेल्टा वगैरह सॉल्व करना। भाई साहब मैं तो कहता हूँ इतने सारे, अगर आप अभी किसी ने पढ़ा होगा तो कई लोगों को नोडल एनालिसिस पढ़ाया होगा, ठीक है, किसी को थेवेनिन थ्योरम और सुपरपोजिशन थ्योरम और 2-3 और थ्योरम बता दी होंगी। ठीक है, कुछ टीचर्स उसको यूज करते हैं, मैं तो कहता हूँ भाई मैं तो केवीएल केसीएल भी यूज नहीं करता, मैं केवल केसीएल यूज करता हूँ। ठीक है, मैं तो केसीएल से ऊपर जाता ही नहीं हूँ, मेरे सारी प्रॉब्लम्स केसीएल से सॉल्व हो जाती हैं, मुझे ना थेवेनिन की जरूरत पड़ती है ना सुपरपोजिशन की जरूरत पड़ती है। मास्टर पढ़ाते रहते हैं, थेवेनिन थ्योरम पढ़ा देंगे, नॉर्टन्स थ्योरम पढ़ा देंगे, सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ा देंगे। ठीक है, कई टीचर से पढ़ाते भी और शायद आप लोगों में से किसी एक को पढ़ाई भी होगी, कोई है जिसने ये पढ़ लिए सर्किट्स? चैप्टर हो गया और उनमें से किसी ने ऐसे उल्टे सीधे नाम कभी सुनने में आए, नोडल एनालिसिस, नॉर्टन्स थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम, इनमें से कोई भी नाम सुनने में आया? नो सर, सिर्फ किरचॉफ नो। चलो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, वरना आप अगर तैयारी करते हो तो कंपटीशन में ये चीज बहुत करा देते हैं और मैं बिल्कुल अवॉइड करता हूँ।
स्कूल वाले तो शायद नहीं कराते, बट कोचिंग वाले बहुत कराते हैं। स्कूल वाले वैसे ही अपने ना, उनको वैसे नहीं ज्यादा क्यों अपन कंसेप्ट पढ़ाएंगे। मैं नहीं जाता, मेरे को ये मान लो कि मैं तो ये मान के चलता हूँ मुझे आता नहीं, सीधी सी बात है। चलो अब थोड़े से हम साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं। देखो ये बैटरी अगर ऐसे कनेक्टेड है तो छोटे वाले को माइनस बोला जाता है और इसको प्लस बोला जाता है। क्लियर है ये चीज? बहुत बेसिक चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा चैप्टर देखो ये नहीं बेसिक चीजों पे टिका हुआ है। मैं इसलिए इतना टाइम लेता हूं, वरना ये लोग कोई पढ़ाता नहीं है। ये इतनी बेसिक चीजें हैं कि ये लोग मान के चलते हैं कि आपको आती है, और शायद ही किसी ने बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाई होगी। बट मुझे मालूम है मेरे यार, मैंने जो फेस किया है वो मैक्सिमम बच्चे यहीं अटक जाते हैं, इसलिए उनका ये वीक हो जाता है चैप्टर। तो मैं थोड़ा सा स्ट्रेस दे देता हूँ। मैंने कहा जब भी आप बोलोगे ये ऐसे लगा है, ठीक है, ये कोई दो पॉइंट है और करंट मान लो ऐसे फ्लो हो रहा है। करंट कहां से कहां फ्लो होता है? हायर टू लोअर पोटेंशियल की लोअर टू हायर पोटेंशियल। जल्दी बताएं। हायर टू लो पोटेंशियल। वेरी गुड। अब जरा देखो, इसका मतलब करंट अगर ऐसे फ्लो हो रहा है तो ये चीज श्योर है कि आर का ये वाला हायर पोटेंशियल पर होगा, ये लोअर पोटेंशियल पर होगा। करंट ऐसे फ्लो हो रहा है मतलब इस रेजिस्टेंस में, तो ये वाला हायर पे होगा तो मैं प्लस से डिनोट कर देता हूँ, ये वाला लोअर पे होगा तो मैं माइनस से डिनोट कर देता हूँ। अब जरा देखो, जब आप हायर से लोअर जाते हो तो बताओ पोटेंशियल डिक्रीज होगा कि पोटेंशियल इंक्रीज होगा? पोटेंशियल की बात हो रही है। डिक्रीज होगा तो डेल्टा भी पॉजिटिव लिखूं कि नेगेटिव? नेगेटिव। अब जरा देखो, मैंने कहा सर होता क्या है, मैं बोला यहाँ पे पोटेंशियल कितना था? VA था। जब मैं स्टार्ट किया तो पोटेंशियल कितना था? VA था। इस पॉइंट का पोटेंशियल दे रखा है VA। वायर में कोई भी चेंज नहीं आता पोटेंशियल में। अब देखो, जब ये रेजिस्टेंस को क्रॉस करोगे तो इसके क्रॉस कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा आपको पता है सर? I into R ये होता है। आपने बोला सर यहाँ पे जो चेंज होगा वो किसके बराबर होगा? I into R होगा। अब मैं यहाँ प्लस लगाऊंगा कि माइनस लगाऊंगा? माइनस। दो तरीके से होता है। एक तो ऐसे याद रख लेते हैं कि सर अगर हम करंट की डायरेक्शन में रेजिस्टेंस को क्रॉस करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप हो रहा होता है, उसका बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है। या फिर हम ऐसे मार्क कर लेते हैं प्लस और माइनस। प्लस और माइनस है तो हम प्लस से किधर जा रहे हैं? नेगेटिव। जब भी हम प्लस से नेगेटिव जाएंगे तो हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। कैसा आएगा? नेगेटिव। तो हम क्या लिखेंगे? माइनस आएगा लिखेंगे। फिर वायर में कोई ड्रॉप नहीं। अब देखो यहाँ से प्लस से माइनस जा रहे हैं, कितना डिफरेंस है ये पॉइंट के बीच में? आपने बोला V। कितना है? V। मैं प्लस भी लिखूंगा कि माइनस भी लिखूंगा? माइनस V। फाइनली कहाँ पहुंच गया? VV पे। तो आप बोलोगे दैट इज इक्वल टू VV। क्या ये बात समझ में आ गया? यहाँ से चला और फाइनली कहाँ पहुंच गया? VV। इसका मतलब इक्वल टू किसके बराबर आ गया? VV के। तो कभी कभी मुझे VA माइनस VB पूछ देते हैं, दोनों बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो VB को इधर ले आओ, आप बोलोगे दैट विल बी इक्वल टू V प्लस IR। इससे चीज समझ देखो, ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब A हायर पे, अरे A हायर पे तभी तो करंट A से B की तरफ जा रहा है। 10 बार इसको सॉल्व करना भाई साहब, 10 बार, तब भी कम पड़ेगा तुम्हारे लिए। बताओ, एक क्वेश्चन दे देता हूँ, एक सेकंड बेटा, अभी नहीं। क्या नहीं समझ में आया बेटा? सर जब हम सर्किट बनाते हैं सर, बैटरी से निकलती है ना एक्चुअली जो आई होता है करंट, तो बैटरी से। हाँ आप बोलो। तो सर इसमें तो बैटरी से पास होकर जा रही है पोटेंशियल डिफरेंस जो आपने मेजर करी है सर। बेटा हाँ बेटा बिल्कुल जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है ये, क्योंकि ये बैटरी एक्चुअली करंट फ्लो नहीं करा रही है, कोई दूसरी बैटरी फ्लो करा रही है। ये तो मैंने किसी सर्किट का एक पार्ट ले लिया है सिर्फ। बैटरी एक ही थोड़ी ना होती है बेटा, एक सर्किट में कई बैटरी लगा सकते हो। तो क्या सारी बैटरी करंट दे रही होगी? ऐसा जरूरी नहीं है, जब हम बैटरी पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे। ठीक है अमन? अच्छा ठीक है सर। एक स्टार्टिंग डिस्चार्जिंग का प्रोसेस होता है, वो हम बात करेंगे। क्या हो गया बेटा? सर
हाँ सर्किट शॉर्ट नहीं होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा होगा। क्या पॉजिटिव से पॉजिटिव, कहाँ है पॉजिटिव से पॉजिटिव? क्योंकि सर करंट जो आ रहा होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल से तो आ रहा होगा ना, तो आने दो। और यहाँ पे फिर पॉजिटिव टर्मिनल पे जाएगा तो क्या कहते हैं, सर्किट शॉर्ट नहीं होगा, शॉर्ट, पॉजिटिव शॉर्ट रिपेयर। जानते हो क्या होता है? शॉर्ट जानते हो क्या होता है? शॉर्ट का मतलब जानते हो बेटा गोविंद? जब दो अपोजिट टर्मिनल, जब क्या, जब दो अपोजिट टर्मिनल क्या? बिना मतलब की बातें करोगे यार। अभी शॉर्ट पता है नहीं शॉर्ट क्या होता है, क्वेश्चन पूछ रहे हो यार, शॉर्ट नहीं हो जाएगा। शॉर्ट की डेफिनेशन तो पहले सीख लो यार। मैंने अभी बताई शॉर्ट क्या होता है? नहीं, आपने पता नहीं कहाँ पढ़ रखी है, तो फिर पहले शॉर्ट की डेफिनेशन मुझे बता दो क्या पढ़ रखी है। तो थोड़ा पेशेंस रखो, शॉर्ट नहीं हो जाएगा। अरे सर शॉर्ट हो जाओ तो रिपल्सन तुम्हें नहीं ही बता लगेगा? देना। सर पॉजिटिव से पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा है तो रिपल्सन नहीं लगेगा? कहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव जुड़ा है? कहाँ है दूसरा करंट, टर्मिनल बैटरी का? करंट तो वहीं से आया होगा ना। आया होगा। तो क्या वो बैटरी का एंड इससे जुड़ा हुआ है डायरेक्टली? बीच में ये तुम्हारे चचा बैठे हुए, इनको नहीं देखोगे तुम? या बिना मतलब कहाँ उस बैटरी के कनेक्ट कनेक्ट हो रखा है ये रेजिस्टेंस बीच में किस लिए बैठा हुआ है? अरे यार, अगर आपने पढ़ रखा है तो पहले क्लियरिटी से पढ़ लो, और नहीं अगर आपको क्लियरिटी तो थोड़ा पेशेंस रख लो, मेरे को वहां पहुंच जाने दो। अभी शॉर्टिंग की मैंने बात नहीं की, शॉर्टिंग मैंने आपको बताया नहीं शॉर्टिंग क्या होता है। आधी कहीं से बुक से पढ़ रखे हो बेटा, आधी बातें या तो पूरी पढ़ लो या थोड़ा पेशेंस रख लो यार। मैं मना थोड़ा कर रहा हूँ यार, मैंने बोला कि अभी उसने पूछा, मैंने क्या बोला, अभी बेटा तुम्हें बैटरी के कंसेप्ट में जब बैटरी की बातें करूंगा तब बताऊंगा। अब आप एक नया कंसेप्ट लेकर शॉर्ट, और शॉर्ट तुम्हें पता नहीं शॉर्ट होता क्या है। सर प्लस को प्लस से कनेक्ट कर रहे हैं, अरे भाई साहब ये रेजिस्टेंस कहां चला गया बीच में, कनेक्ट हो गए क्या दोनों वायर? तो थोड़ा पेशेंस रख लो यार, बेसिक से सिखाना चाह रहा हूँ, बेसिक तो सीख लो यार। शॉर्टिंग और फ्यूजिंग और सब सीख लेंगे बेटा, आगे आगे जाने की कोशिश कर रहे हो बेटा। थोड़ा सा पेशेंस रख लो, ये सब चीजें अभी क्लियर नहीं है, प्लस माइनस क्लियर नहीं हो रहा है आपको। मुझे बीबी की वैल्यू बताओ कितनी होगी? सर एक बार वैल्यूज बता दो, दिख नहीं रहा, ब्लर हो रहा है। वीए की वैल्यू 2 वोल्ट दे रखी है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम दे रखी है, ये पोटेंशियल बैटरी का दे रखा है 2 वोल्ट, और वीबी आपको फाइंड आउट करना है। -4। -4। -4 वोल्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है, वही चलते चलो। -4। आप क्या बोलोगे? वीए की वैल्यू देखो, यहाँ से स्टार्ट करोगे तो यहाँ स्टार्टिंग कितनी है? 2 वोल्ट। अब करंट कितना है? 2 एम्पियर। ये इसका मतलब प्लस से माइनस ऐसे जा रहे हो तो ये वाला प्लस एंड हो गया, ये माइनस हो गया, तो यहाँ पे डिक्रीज होगा पोटेंशियल। तो I इंटू आर दैट इज 2 इंटू 2 दैट इज 4, और वो भी किसका? माइनस का 4 वोल्ट। ये माइनस एंड है और ये प्लस एंड है बैटरी का। माइनस से पॉजिटिव जा रहा है मतलब मेरा पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, जब भी नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे मतलब इंक्रीज हो रहा है, तो कितना हो गया? प्लस का 2 वोल्ट, एंड दैट इज इक्वल टू वीबी। आप बोलोगे सर कितना आ गया? अबे कहाँ आ रहा है भाई तुम्हारा माइनस का 4 वोल्ट? कैसे आ रहा था बेटा? सर -2 आ रहा है मेरा। -2 में तो 0 आ रहा है। सॉरी सर, वो बैटरी गलत ले लिया था हमने। भाई साहब आंसर 0 आ रहा है, -4 वोल्ट निकाल रहे हो यार। बेसिक नहीं क्लियर है अभी तक और आप बातें आगे की करने लगते हो यार। ये भाई साहब यहाँ -2 नहीं होगा, माइनस से प्लस जा रहे हो, इंक्रीज कर रहा है पोटेंशियल।
इंक्रीज कर रहा है तो प्लस 2v। कोई डाउट? सर जो आपने लेफ्ट साइड में फॉर्मूला लिखा है वो नहीं लगा सकते इधर? बेटा ये कोई फॉर्मूला थोड़ी ना बताया बेटा। इसमें और इसमें बैटरियां सेम लगी है क्या? क्या रेजिस्टेंस से सेम कॉन्टैक्ट में है यार? ये कोई फॉर्मूला बताया क्या मैंने? ये तो मैंने चलना सिखाया कि इस सर्किट में कैसे, यहाँ 2 एलिमेंट है, मैंने 2 एलिमेंट, अभी मैं यहाँ 4 एलिमेंट कर दूंगा, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बेटा? 4 5 6 10 एलिमेंट लग सकते हैं, कोई फॉर्मूला थोड़ा ना बना के दिया मैंने ये तुमको। मैं तो ये चलना सिखाया कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे कैसे जंप करेंगे। क्लियर है? गाइस एनी डाउट्स? अरे हाँ है तो हाँ बोलो, ना है तो ना बोलो, बट कुछ तो बोलो। नो सर। नो सर। बाकी लोगों को समझ में आया? ये जो गलती कर रहे थे, -4 आंसर दे रहे थे कुछ लोग, गलती समझ में आई अपनी? सर हाँ बेटा। सर उसे हमने -4v क्यों लिया है, दोनों को मल्टीप्लाई करके जो हमारा आया था? क्योंकि बेटा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर निकालना होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? आर के अक्रॉस आई इंटू आर। वो कम होता है ना हमेशा, इस वजह से। अरे हमेशा कम होता है, किसने बोला बेटा? मैंने कहा डिपेंड करता है कि आप प्लस से माइनस, हाई से लोअर जाएंगे तो नेगेटिव आएगा, लोअर से हायर जाएंगे तो पॉजिटिव। करंट फ्लो हो रहा है यहाँ से ऐसा, तो मतलब ये वाला इंडेक्स का पॉजिटिव होगा, ये वाला इंडेक्स का नेगेटिव होगा। तो हायर से लोअर जा रहे हैं इसका मतलब करंट की डायरेक्शन में जब भी रेजिस्टेंस को क्रॉस करोगे तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, मतलब डेल्टा भी नेगेटिव। अगर करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते जा रहे हो रेजिस्टेंस को, तो आप बोलोगे नेगेटिव से प्लस जा रहे हो तो इंक्रीज होगा। समझ गया सर। ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं लिखा रहा हूँ, ये सिर्फ स्टेप, ये साइन कन्वेंशन सीख लो भाई साहब, लिख लो। प्लस से माइनस कभी भी क्रॉस करूंगा तो नेगेटिव पोटेंशियल आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव आएगा। चलो आज इतना काफी है। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके सर। ओके ओके सर।